माधवपुर गांव में केतन और राधिका का छोटा सा परिवार रहता था। उनके दो बच्चे थे, 4 साल की बेटी गर्वी और 7 साल का बेटा तनुज। केतन बढ़ई का काम करता था। वो लकड़ियों के सामान बनाकर गांव में बेचा करता, लेकिन इससे केतन की कमाई बहुत कम होती थी। केतन की झोपड़ी में बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। बाबा, क्या हम पक्के घर नहीं बना सकते? हमारी झोपड़ी में बाहर से ठंडी हवा आती है। मुझे बहुत ठंड लगती है। हमारे पास पहनने के लिए स्वेटर नहीं है। हमारा कंबल भी फट गया है। ठंड तो अभी और बढ़ने वाली है। गांव में लोग बातें कर रहे थे कि गांव में बर्फ का तूफान आने वाला है। न जाने हमारा क्या होगा। लगता है इस बार ठंड हमारी जान लेकर मानेगी। राधिका, तुम तो जानती हो कि पक्का घर बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। लकड़ियों का सामान बनाकर गांव में बेचता हूँ तो गांव वाले बहुत कम पैसे देते हैं। घर बनाना तो दूर, मैंने सोचा था इस बार ठंड में बच्चों के लिए स्वेटर और नए कंबल खरीद कर लाऊंगा, लेकिन मेरे पास उसके लिए भी पैसे नहीं है। बाबा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लकड़ियों का घर बना लें? तनुष ठीक कह रहा है, हम लकड़ियों का घर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लानी होंगी। बाबा, हम जंगल से लकड़ियां लाने में आपकी मदद करेंगे। हम आज ही जंगल जाएंगे और ढेर सारी लकड़ियां लाएंगे। वे चारों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें गांव वालों का शोर सुनाई देता है। भागो भागो, अगर जान बचानी है तो यहाँ से भागो। ये कैसा शोर है? लगता है गांव में कोई जानवर आ गया है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। केतन अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर देखता है कि सारे ग्रामीण भाग रहे हैं। क्या बात है भोला, सारे लोग क्यों भाग रहे हैं? गांव में कोई जंगली जानवर आ गया है क्या? जंगली जानवर से भी खतरनाक चीज है। जान बचानी है तो भागो, नहीं तो बर्फ के तूफान में हम सब मारे जाएंगे। केतन देखता है कि गांव में बर्फ का तूफान आ रहा था। बर्फ के बड़े बड़े गोले गांव की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे। राधिका, बच्चों को लेकर जल्दी यहाँ से चलो। गांव में बर्फ का तूफान आ गया है। लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। राधिका जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान गठरी में बांधने लगती है। गर्वी के बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं है। जान बचानी है तो हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सभी बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन बाबा, हम जाएंगे कहाँ? जंगल जाने के अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। वे चारों जंगल की ओर चले जाते हैं। चलते चलते वे जंगल पहुंचते हैं। जंगल में मौसम अच्छा था। यहाँ तो बर्फ के तूफान का नामो निशान भी नहीं है। हाँ, यहाँ कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। जब तक बर्फ का तूफान नहीं थम जाता, हमें यहीं रहना होगा। वे चारों एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। ठंड बढ़ जाती है। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें उनके दिलों में खौफ पैदा करने लगती हैं। बाबा, ये तो शेर की आवाज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर शेर यहाँ आ गया तो हम सबको खा जाएगा। अगर हम ठंड से बच गए तो जंगली जानवर हमें जरूर मार डालेंगे। घबराओ मत बच्चों, हमें कुछ नहीं होगा। जंगली जानवरों से बचने के लिए हमें पेड़ पर चढ़ना होगा। वे चारों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सारी रात वे चारों पेड़ पर बैठकर गुजार देते हैं। रात भर पेड़ पर बैठने के कारण उन्हें बहुत ठंड लगती है। जब सुबह होती है तो वे नीचे आते हैं। रात भर जागने के कारण वे चारों बहुत थके हुए थे। ठंड की वजह से दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। बच्चे सारी रात सो नहीं पाए हैं। इन्हें ठंड भी लग गई है। हम इस तरह से कब तक यहाँ रहेंगे? पेड़ के नीचे चादर बिछाकर तुम बच्चों को लेकर आराम करो। मैं गांव जाकर देखता हूँ। तूफान थम गया होगा तो हम गांव वापस चलेंगे। ठीक है। राधिका पेड़ के नीचे खाना बनाती है। चारों खाना खाते हैं, जिसके बाद केतन गांव चला जाता है। राधिका बच्चों को काढ़ा बनाकर पिलाती है। गर्वी, तनुज, ये लो काढ़ा पी लो। इससे तुम दोनों की तबीयत ठीक हो जाएगी। हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम गांव वापस चलेंगे। ठीक है माँ। दोनों बच्चे काढ़ा पीकर पेड़ के नीचे सो जाते हैं। राधिका भी पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। केतन गांव जाकर देखता है कि वहां बर्फ की बारिश हो रही थी। गांव में कोई नहीं था। सारे ग्रामीण गांव छोड़कर जा चुके थे। केतन जंगल वापस आ जाता है। गर्वी के बाबा, क्या हम गांव वापस जा सकते हैं? नहीं राधिका, गांव में बर्फ की बारिश हो रही है। वहां कोई भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे बाबा? हम कहाँ रहेंगे?
दिन किसी तरह से गुजर गया, लेकिन रात होते ही जंगली जानवरों का डर सताता रहता है। अगर हम गांव में सुरक्षित नहीं है तो यहाँ भी हमारी जान को खतरा है। बाबा, हम पेड़ पर घर बना सकते हैं क्या? तनुज एक विशाल पेड़ की तरफ इशारा करके कहता है। वो देखिए, वो पेड़ कितना बड़ा है, उसकी डालियां कितनी मजबूत हैं। हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। हाँ तनुज, तुम ठीक कह रहे हो, हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। केतन उसी समय लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है। राधिका, गर्वी और तनुज भी उसकी मदद करते हैं। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद केतन पेड़ पर लकड़ी का घर बनाने लगता है। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद केतन पेड़ पर घर बना लेता है। अरे वाह, पेड़ पर हमारा घर बन गया है। अब हमें जंगली जानवरों का कोई डर नहीं। वे चारों पेड़ पर बने घर में रात बिताते हैं। दूसरे दिन सुबह जब वो चारों जागते हैं। बाबा, पेड़ घर अंदर से बहुत गर्म है, मुझे रात में ठंड भी नहीं लगी। हाँ बाबा, मुझे भी ठंड नहीं लगी। इसका मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई। और हमें आशियाना भी मिल गया। वो चारों बातें कर ही रहे थे कि तभी देखते हैं कि नीचे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये तो हमारे गांव के लोग हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? केतन ने उन लोगों को आवाज लगाई। अरे चंदू चाचा, भोला, गोलू, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? केतन, तू, ये तेरा घर है क्या? हाँ चाचा, ये मेरा घर है। गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग जंगल आ गए और पेड़ पर घर बना लिया। लेकिन आप लोग इतने दिन कहाँ थे? सारी बातें यहीं कर लेगा, हमें अपने घर नहीं बुलाएगा क्या? कैसी बात कर रहे हो चाचा, ऊपर आ जाओ। सीढ़ी पर चढ़कर ग्रामीण घर में आ जाते हैं। अब बताओ चाचा, आप सब इतने दिन कहाँ थे? गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग पड़ोस के गांव में चले गए। हम तंबू लगाकर वहां रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद बर्फ का तूफान वहां भी आ गया। पड़ोस का गांव भी बर्फ से ढक गया। तूफान के कारण हमारे तंबू उखड़ गए, जिसके बाद हम वहां से जान बचाकर भागे। हमारे पास जंगल आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाकी ग्रामीण भी आते ही होंगे। केतन, तूने तो पेड़ पर घर बनाकर अपना और अपने परिवार की जान बचा ली, लेकिन हम कहाँ जाएं? हमारा तो कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। ठंड के मौसम में हम कहीं खुली जगह पर भी नहीं रह सकते। हम सब ठंड से मारे जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो भोला? मेरे होते हुए तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम सब के लिए पेड़ पर घर बनाऊंगा। तुम सच कह रहे हो केतन? हाँ भोला, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। केतन उनके लिए पेड़ पर घर बनाने का काम शुरू कर देता है। थोड़ी देर में सारे ग्रामीण जंगल आ जाते हैं। वे सभी केतन से कहते हैं कि हमारे लिए भी पेड़ पर घर बना दो। केतन भैया, हमारे लिए भी पेड़ घर बना दो, हमारी जान बच जाएगी। मैं आप सबके लिए पेड़ पर घर बना दूंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो केतन भैया, हम इस काम के लिए तुम्हें पैसे भी देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। पेड़ पर घर बनाने के लिए मुझे बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत होगी। अगर आप लोग जंगल से लकड़ियां ले आएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। केतन भैया, हम सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। हम अभी लकड़ियां लेकर आते हैं। सारे ग्रामीण जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं, जिसके बाद केतन सबके लिए पेड़ पर घर बनाता है। कुछ दिनों में पूरा माधवपुर गांव पेड़ पर बस जाता है। वाह केतन, पेड़ घर में ना तो ठंड लगती है, ना ही यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। हमारा तो गांव वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पेड़ पर रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा गांव पूरी दुनिया में नहीं होगा जहाँ के सारे निवासी पेड़ पर रहते हों। सही कह रहे हो केतन भैया। सभी लोग पेड़ पर बने घर में आराम से रहने लगे। सीमा, दीदी और जीजाजी के गुजर जाने के बाद रूबी और रचना का हमारे सिवा और कोई नहीं है। तुम दोनों बच्चियों का अच्छे से ख्याल रखना। इन्हें माँ की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। रूबी और रचना को मैंने हमेशा अपनी बेटी माना है। ये दोनों भले ही मेरी कोख से नहीं जन्मी हो, लेकिन ये मेरी ही बेटियां हैं। ऐसा लगता है इन दोनों बेटियों से मेरा पिछले जन्म का कोई नाता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रूबी और रचना को मैं माँ का प्यार दूंगी। इन्हें दीदी की याद कभी नहीं आने दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मैं चिंता मुक्त होकर अपने काम पर जा सकता हूँ। सतीश दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। रूबी और रचना, मेरे पास आओ। जी मामा। रूबी बेटी, रचना बेटी, अपनी मामी का कहा मानना।
समय पर खाना खा लेना और पढ़ाई करना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है मामा जी। सतीश के ऑफिस जाने के बाद, मामी जी हमें खाना दे दो, खाना खाकर हम दोनों बहनें पढ़ने बैठ जाएंगे। खाना तो खत्म हो गया है। ऐसा करो तुम जल्दी जल्दी सब्जी काट दो, मैं सब्जी छौंक दूंगी, और रूबी तुम जल्दी जल्दी रोटियां बना लो। लेकिन मामी जी हमें खाना बनाना नहीं आता। क्या तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को कुछ नहीं सिखाया? ओहो, चलो मैं तुम दोनों को खाना बनाना सिखाती हूँ। सीमा दोनों बेटियों को किचन में ले जाती है और उनसे काम करवाने लगती है। सब्जी काटते समय रचना की उंगली कट जाती है, उससे खून निकलने लगता है। आह, मेरी उंगली कट गई। मामी जी इसमें दवा लगा दीजिए। थोड़ी सी उंगली तो कटी है, ये बिना दवा के ही ठीक हो जाएगी। उंगली से ध्यान हटाकर सब्जी काट, नहीं तो खाने में देर हो जाएगी। रचना उंगली को पानी से धोकर सब्जी काटने लगती है। रूबी जैसे तैसे आड़ी टेढ़ी रोटियां बनाती है, जिसके बाद दोनों बहनों को खाना मिलता है। मामी जी एक रोटी और दे दो। 2 रोटियां तो तू निगल चुकी है, ज्यादा खाएगी तो नींद आ जाएगी, फिर घर के दूसरे काम कब करेगी? लेकिन मामा ने तो हमें पढ़ाई करने के लिए कहा है। ये मेरा घर है, तेरे मामा के जाने के बाद यहाँ मेरा राज चलता है। यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी। चल अब जल्दी से बर्तन धो, उसके बाद झाड़ू पोछा करना और कपड़े भी धोने हैं। दोनों बहनें काम पर लग जाओ। लेकिन मामी जी अभी कितनी ठंड पड़ रही है, हम दोनों ठंडे पानी से सारा काम कैसे करेंगे? हाँ, तो तुम क्या चाहती हो, ठंडे पानी से मैं काम करूं? मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। चलो अब काम पर लगो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रचना और रूबी दोनों घर का काम करने लगती हैं। उफ, कितना ठंडा पानी है। माँ ने कभी हमें एक चम्मच तक नहीं धोने दिया। रचना, मामी जी ने तो रूप बदल लिया। काश हमारा अपना घर होता, हम अपने घर में अपने हिसाब से रहते। रूबी, हमारा अपना घर तो है जहाँ हम माँ बाबा के साथ रहते थे। क्यों ना हम अपने घर चलें? यहाँ मामी हमें चैन से नहीं रहने देंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों बहनें देखती हैं कि सीमा अपने कमरे में सो रही थी। दोनों बहनें घर से भाग जाती हैं और ट्रेन में बैठकर अपने शहर पहुंच जाती हैं। वे दोनों अपने घर पहुंचती हैं, जहां वो देखती हैं कि उनके घर में कोई और रह रहा है। कौन हो तुम दोनों? मेरे घर में क्या कर रही हो? ये तो हम आपसे पूछने आए हैं, आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है, मैंने इस घर को खरीदा है। लेकिन ये घर तो हमारा है, हमने इस घर को नहीं बेचा। मैंने सतीश से ये घर खरीदा है, पूरे 50 लाख रुपए दिए हैं। रजनी और रूबी समझ जाती हैं कि उनके मामा ने भी उनके साथ धोखा किया है। रचना, अब हम क्या करें? मामा ने तो हमारा घर बेच दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं रूबी, लेकिन अब हम मामा के घर नहीं जाएंगे। दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं और चलते चलते रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। रात हो चुकी थी। रचना, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तभी ट्रेन आ जाती है और दोनों बहनें ट्रेन में भीख मांगने लगती हैं। बाबूजी कुछ पैसे दे दो, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। साहब कुछ मदद कर दो, हम अनाथ हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों मासूम बच्चियों को भीख मांगता देख लोग उन्हें पैसे दे देते हैं। दोनों बहनों के पास 100 रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों अगले स्टेशन पर रुककर खाना खाती हैं। उनके सामने एक कुत्ता खड़ा था जो दोनों को खाते हुए देख रहा था। लगता है तू भी हमारी तरह भूखा है, ले रोटी खा ले। रचना कुत्ते को एक रोटी दे देती है, वो भी उनके साथ खाना खाने लगता है। खाना खाकर दोनों प्लेटफॉर्म पर ही सोने लगती हैं, लेकिन रात गहराते ही ठंड बढ़ने लगती है। रचना, मुझे बहुत ठंड लग रही है, न तो हमारे पास बिछाने के लिए चादर है और न ओढ़ने के लिए। रूबी, अभी किसी तरह सोने की कोशिश कर, कल सुबह चादर का इंतजाम करेंगे। लेकिन ठंड के मारे दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। दूसरे दिन सुबह दोनों फिर से ट्रेन में भीख मांगने लगती हैं। वे भीख मांगकर गुजारा करने लगती हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भी उन्हें ज्यादा दिन सोने को नहीं मिलता है। दूसरी रात जब वे दोनों प्लेटफॉर्म पर सो रही थी, तब एक पुलिस वाला उन्हें डंडे मारकर जगाता है। कौन हो तुम दोनों? तुम दोनों ने प्लेटफॉर्म को अपना घर समझ लिया है, चलो भागो यहाँ से। रूबी और रचना वहां से जाने लगती हैं। वो कुत्ता भी उनके साथ साथ चलता है। रूबी रोने लगती है। रचना, अब क्या करें, अब कहाँ जाएंगे? तभी वो कुत्ता रूबी के कपड़े अपने दांतों से खींचने लगता है। हमारे पास पहनने के लिए पहले ही गर्म कपड़े नहीं है, अब ये कुत्ता मेरे कपड़े फाड़ना चाहता है। शायद ये हमें कुछ दिखाना चाहता है। दोनों बहनें कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगती हैं। स्टेशन से कुछ दूर चलने के बाद वो कुत्ता रुक जाता है।
वहां पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी जो शायद बहुत समय से वहीं पर थी। रूबी, ये तो ट्रेन के डिब्बे हैं। ऐसा लगता है ये डिब्बे अब किसी काम के नहीं हैं। रचना, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो किसी काम की ना हो। हम इस ट्रेन में अपना घर बनाएंगे, यहाँ हमें ठंड भी नहीं लगेगी। इस कुत्ते की वजह से हमें ये नया घर मिला है। अब ये भी हमारे साथ हमारी ट्रेन घर में रहेगा। हाँ, आज से इसका नाम मोती होगा। दोनों बहनें मोती के साथ ट्रेन में सो जाती हैं। दूसरे दिन से वो दोनों ट्रेन में भीख मांगकर पैसे जोड़ने लगती हैं और उन पैसों से ट्रेन को घर की तरह सजाने लगती हैं। रचना, हमारा नया ट्रेन घर कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल हमारे सपनों के महल जैसा। हाँ रूबी, लेकिन इस महल को ढूंढने और इसे तैयार करने में मोती का योगदान है। अब यही हमारा दोस्त, रिश्तेदार सब है। दोनों बहनें मोती को बहुत प्यार करती हैं। मोती भी उनके परिवार का सदस्य बन गया था। ट्रेन घर में वो दोनों कपकपाती ठंड में भी आराम से रह रही थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद रेलवे के कुछ अधिकारी उस ट्रेन के डिब्बों को वहां से हटवाने के लिए आए, लेकिन वहां का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। संयोग से रचना, रूबी और मोती तीनों ही वहां नहीं थे। यहाँ तो ट्रेन के पुराने डिब्बे थे। साहब, मुझे तो यही वही डब्बे लग रहे हैं। किसी ने इन डिब्बों को अपना घर बना लिया है। सरकार को ये बात बतानी होगी। साहब, जो भी हो, ये घर बहुत सुंदर लग रहा है। सही कह रहे हो राजू। जरा अपने मोबाइल फोन में इस ट्रेन घर की तस्वीरें ले लो। राजू ऐसा ही करता है और अपने मोबाइल फोन में रूबी और रचना के ट्रेन घर की तस्वीरें ले लेता है। दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद वो अधिकारी वहां फिर आता है। उस दिन रूबी और रचना दोनों बहनें घर पर ही थीं। ये घर किसका है? अधिकारी को देखकर दोनों डर जाती हैं। साहब, ये ट्रेन घर हमारा है। साहब, हम अनाथ बहनें हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, न ही रहने का कोई ठिकाना है। हमें यहाँ से मत निकालना। डरो मत, सरकार ने तुम दोनों की कलाकारी और मेहनत को खूब सराहा है। तुम दोनों ने जिस तरह से कबाड़ को सजाकर रहने लायक बना दिया है, ये सरकार को बहुत पसंद आया है। सरकार ने तय किया है कि अब से जो भी नई ट्रेनें चलाई जाएंगी और जो ट्रेनें पुरानी हो गई हैं, उन्हें भी इसी तरह घर का रूप दिया जाए, जिससे यात्रियों को लगे कि वो घर से दूर नहीं है। और इस काम के लिए सरकार ने तुम दोनों बहनों को चुना है। हमें क्या करना होगा साहब? तुम्हें ऐसे सभी ट्रेनों को घर की तरह सजाना होगा। इसके लिए तुम दोनों को रेलवे की तरफ से अच्छे पैसे मिलेंगे और रहने के लिए एक घर भी मिलेगा। आप सच कह रहे हो साहब? हाँ, आज से तुम दोनों अपने खुद के घर में रहोगी। चल मोती, अब हम तीनों खुद के घर में रहेंगे। अधिकारी रचना और रूबी को वहां से ले जाता है। वे दोनों मोती को भी अपने साथ ले जाती हैं। अधिकारी उन्हें एक घर में ले जाता है जो कि बहुत सुंदर था। ये इस घर की चाबी है। यहाँ रहने खाने का पूरा इंतजाम है। कल सुबह तैयार रहना, रेलवे की गाड़ी तुम दोनों को लेने आएगी। कल से तुम दोनों बहनों को काम पर लगना है। ठीक है साहब, हम तैयार रहेंगे। उस घर में कपड़े, खाना, बिस्तर सब कुछ मौजूद था। तीनों खाना खाकर गरम गरम बिस्तर में सो जाते हैं। दूसरे दिन से दोनों बहनें काम पर जाने लगती हैं। इस काम के लिए उन्हें अच्छी सैलरी भी मिलने लगी। अब रूबी और रचना के बुरे दिन खत्म हो चुके थे। दोनों बहनों ने काम के साथ साथ पढ़ाई भी शुरू कर दी। Please subscribe this channel.